हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय ओपी पर। टैगोर शिक्षण संस्थान रतनगढ़ चूरू राजस्थान से एक 10th क्लास का जो साइंस का प्री बोर्ड हुआ था अभी आज की तारीख में 2 तारीख को, उसका एनालिसिस करते हैं कि उसके कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए। जिन बच्चों ने प्री बोर्ड दिया था उसका मिलान करिए, जो नए बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो भी इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन का वह अपरूप जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और कोक। इसमें से आपको वो बताना जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि कौन सा वो यौगिक है कार्बन का जिसमें विद्युत धारा बहती है, जो विद्युत का सुचालक है। डायरेक्टली ग्रेफाइट्स, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ग्रेफाइट, तो पहले का आंसर हो गया ग्रेफाइट सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है। देखिए, यदि आप लोगों ने IUPAC मेथड थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में COOH एक संकेत है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। ओई कमल हिंदी में कहें तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जिसके अंत में ओई कमल आता है वो COOH है। अब इसमें से आप ये देखिए, यदि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, प्रोपेनॉल तो एल्कोहल होता है, प्रोपेनल ये भी शायद ठीक से नहीं लिखा, प्रोपेनेल होता तो ये एल्डिहाइड हो जाता। तो ये तो एसिड है, तो एसिड तो 2 में ही है, A में और C में। अब इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला मेथनोइक तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो 1 ही कार्बन होते हैं। और मेथनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, HCOOH। प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो दूसरे का सही आंसर हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। लेंस अवतल है, अवतल लेंस के सामने हमेशा आभासी बनता है, और जो आभासी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। वैसे प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध तो होता नहीं है, होते तो हैं, लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। चलिए, अच्छा सवाल है, करने का प्रयास कीजिए। एक आवेश तो दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, टाइम 1 सेकंड दे रखा है, एम्पियर एक धारा दे रखी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला है, यदि आपको पता है तो N = Q/E। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q का मतलब कूलाम्स, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश, तो 1 Q का मान 1/, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप इसको हल कीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो अब 10 की पावर माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो आपके पास ये फॉर्मूला 1 × 10⁻19 प्लस के, और नीचे बच गया 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.6 का जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 16 और ऊपर क्या हो जाएंगे 10। अब ऊपर संख्या क्या होगी, अल्टीमेटली 10 × 10⁻19/16। तो आप 10 की पावर 19 को तो बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, 10 में 16 का भाग देंगे। जब आप 10 में 16 का भाग देंगे तो क्या आएंगे 0.625। जब आप 10 में 16 का भाग देंगे तो आएंगे 0.625, और ये 10 की पावर 19 प्लस के रह गए सेम के सेम। तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर हो गया डी इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इथेनॉल से एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। एल्कोहल से जब एसिड बनते हैं तो ये एक ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। हमेशा से याद रखना है कि एल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमेशा एसिड बनते हैं। सो ये क्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वंशागति क्या है। वंशागति को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं।
वंशागति का मतलब जो आनुवंशिक कैरेक्टर हैं, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो माता पिता के लक्षण हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम वंशागति है। तो आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, जो नाम स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। 8वां क्वेश्चन, समयुग्मजी क्या है? देखिए बच्चों, समयुग्मजी क्या है, आप इसको इस विचार, जैसे मेंडल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप उसकी खुद बना सकते हैं। जैसे कि ये कोई कैरेक्टर है जो कि लंबाई को शो कर रहा है, ये कोई कैरेक्टर है वो लंबाई में बोनापन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये तो दोनों टी हैं, दोनों जो कैपिटल लेटर हैं दोनों ही लंबाई को शो कर रहे हैं, ये दोनों बोनापन को शो कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों का यदि आप क्रॉस करवाओगे तो शायद इस प्रकार का आपको एक F1PD प्राप्त होगी। बट ये भी एक प्रकार का युग्मज है। तो ऐसा युग्मज जिसमें दोनों जो एलील्स हैं वो एकदम बिल्कुल बराबर होते हैं, सेम होते हैं, वो समयुग्मजी हो गया। और ये भी समयुग्मजी है, लेकिन ये क्या है, ये विषम युग्मजी है। तो आप इसमें समयुग्मजी की परिभाषा बिल्कुल इजी यहाँ से निकाल सकते हैं। 9वां सवाल, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर, तो पहले आप देखिए कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का मात्रक है। और धारा क्या होती है? I बराबर V/R। ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो I धारा का मात्रक एम्पियर, ये 1 एम्पियर कब होगा? जब वोल्टेज का मान भी 1 वोल्ट होगा, जब प्रतिरोध का मान भी 1 ओम होगा, तभी तो होगा। 1/1 बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि 1 वोल्टेज विभवांतर पर 1 ओम प्रतिरोध हो तो उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये हो गई एम्पियर की परिभाषा। 10वां सवाल, इथेनॉल। ये इथेनॉल जो एल्कोहल है, सामान्य एल्कोहल एथेनॉल है, उसके बारे में है। एथेनॉल के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? यानी सामान्य जो शराब है उसका क्या उपयोग है? उसके कई सारे उपयोग हैं। पहला उपयोग आपको पता है टिंचर आयोडीन बनाने में, दूसरा कफ सिरप बनाने में, मेनली वो जो खांसी की दवा है वो बनाने में। ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का उपयोग करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में भी कर सकते हैं। तो ये तो ईजी प्रश्न है एथेनॉल के उपयोग। 11वां प्रश्न, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है? प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन जो कि इस प्रकार से रहता है, इसमें ये वाले क्रम में यदि यहाँ से धारा को मान कट कर दिया जाए तो यहाँ की धारा बंद होगी, लेकिन यहाँ पर धारा सुचारू रूप से चालू रहेगी। इस प्रकार से इसमें भी रहेगी। तो ऐसे क्रम को, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को भिन्न भिन्न दिशाओं में रखा जाता है और एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। 12वां सवाल, एसिटिक अम्ल की NaOH के साथ क्रिया। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए, एथेनोइक अम्ल को ही कह सकते हैं। तो CH3COOH, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, प्लस NaOH, ये NaOH। इसकी जब रिएक्शन करवाओगे तो धनायन ऋणायन के साथ में, ऋणायन धनायन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+ का है, तो ये Na जो प्लस का है ये यहाँ से हट जाएगा, इस H को रिप्लेस कर देगा और इस H की जगह पकड़ लेगा। और ये वाला H यहाँ से निकलकर इस HO के साथ में जुड़ेगा। सो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH3COONA, इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो एसिटिक अम्ल की NaOH के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और पानी। ठीक है बच्चों। 13वां सवाल देखिए, दर्पण के आवर्धन को परिभाषित करें। आवर्धन का मतलब क्या है? M से रिप्रेजेंट करते हैं आवर्धन को। M बराबर H' बराबर U/V, यही तो आवर्धन होता है। अब इसकी परिभाषा निकालिए, इससे इसकी परिभाषा निकालना आप सीखेंगे। तो ये H' तो क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H क्या है? बिंब की ऊंचाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कह सकते हैं। ठीक है, इजी वे के अंदर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। 600 वाट का एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एक फ्रिज लगा हुआ है, 600 वाट का है, को 8 घंटे प्रतिदिन चलाने की अनुमति है। इसी दर से 30 दिन तक इसे चलाने में ऊर्जा की लागत बतानी है, क्या होगी? ठीक है। और रेट यदि पूछ रखा है तो 4 रुपये प्रति किलोवाट। तो आपका यूनिट प्रति किलोवाट का मतलब यहाँ पर क्या है?
किलोवाट का दूसरा नाम यूनिट है। 1 यूनिट के 4 रुपये लगते हैं, तो टोटल कितना रुपये लगेंगे ये आपको बताना है। सिंपल सीधी वाट में दिया गया है तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड और मिनट में दिया गया है तो घंटे में, लेकिन घंटे में तो ऑलरेडी दे रखा है। सो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा इसको एक बार हटा दे रहा हूँ। इस सवाल को आप ऐसे करेंगे, याद रखेंगे। देखिए बच्चों, 600 तो वाट का था, प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, उस हिसाब से 1 महीने यानी 30 दिन चलता है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये जो वाट में था इसको किलोवाट में बदलेंगे, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। तो इस वाट को बदलेंगे किलोवाट में, तो 1000 का भाग 2। इस प्रकार से ये इक्वेशन आप सोल्व करेंगे। 1 2 3 शून्य है, इन 3 शून्य को इससे काट दीजिए, तो 8 3 24 इंटू 6, तो ये हो गया 24 इंटू 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 किलोवाट। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 144 किलोवाट आ गया। अब सवाल में क्या बताया था, वापस सवाल आप चेक कर लीजिए। 144 किलोवाट आ गया। अब 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से उसका रेट बताना है, तो 144 को 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 1 किलोवाट के 4 रुपये लगते हैं, तो 144 के कितने लगेंगे? 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 4 1 4 1 5, 576 रुपये लगेंगे। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, वापस अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल। मेंडल के दूसरे नियम यानी पृथक्करण का जो नियम है उसको एक प्रयोग द्वारा दर्शाना या उसकी चर्चा करनी है। मेंडल का दूसरा नियम प्रभाविता के नियम के आगे का पोर्शन है, तो आपको इसमें क्या करना था, ये बताना था कि जब युग्मक बनते हैं तो वो अगली पीढ़ी में जाते ही पृथक पृथक हो जाते हैं। तो देखिए इसको गौर से कि ये कहाँ से प्रारंभ होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लंबा है, ये बोना है। यदि आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा ये वाला। ये क्या है? ये लंबा पौधा है। ये लंबा क्यों है? क्योंकि ये कैपिटल टी प्रभावी होता है। ये लंबा है, ये बोना है, क्रॉस करवाया तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आई है, कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। क्योंकि ये दोनों जनक हैं तो ये F1 पीढ़ी है। अब F1 पीढ़ी में हम स्वपरागण करवाएंगे, कहने का मतलब इसका इसी के साथ करवाएंगे। इस प्रकार से यदि आप क्रॉस करवाओगे इन दोनों का आपस में, तो जो पीढ़ी आएगी वो कौन सी पीढ़ी आएगी? F2 पीढ़ी आएगी। यही आपको दर्शाना है। ठीक है, वापस अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16। 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है और 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, पूरा बताना है। चलिए इसको एक सवाल की तरह समझने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। H का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और फोकस दूरी F का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, U का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि दर्पण कैसा था, यदि आपको सवाल में याद है तो दर्पण चेक कीजिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में U और F दोनों का मान माइनस में लेते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अवतल दर्पण ज्ञात करने का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बट इसमें हमें तो v ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना वही रहेगा। तो 1/v बराबर 1/f। ये जो 1/u माइनस प्लस का है, इधर आते माइनस का हो जाएगा, एक इस प्रकार से। अब इसमें मान रख दीजिए 1/v बराबर 1/f का मान क्या है? -15, फिर माइनस का निशान, 1/u का मान -30। अब इसका ये यहाँ पर 15 है, लघुत्तम लेंगे तो कितने आएंगे इसके? लघुत्तम 30। तो माइनस के 15 से कितने बार? माइनस के 2 बार। ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, 30 का पहाड़ा 1 बार, तो माइनस के 2 और प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1/30। इधर क्या है? 1/v बराबर -1/30, वज्र गुणा करेंगे तो इस प्रकार से v का मान आएगा 30। तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। अच्छा याद रखिए, बिंब दूरी कितनी थी? 30। प्रतिबिंब दूरी v का मान भी क्या आ गया? 30। ये कैसा 30 है? माइनस का 30 है, सॉरी यहाँ पर -30 है। तो बिंब भी 30 दूरी और प्रतिबिंब भी 30 दूरी, इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी हुई है? अवतल दर्पण पर वस्तु C पर रखी है, वक्रता केंद्र पर।
तभी तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं बिंब को, तो प्रतिबिंब भी वहीं बनता है, एग्जैक्टली बराबर बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यही आपको लिखना है। अब इसकी आवर्धनता ज्ञात करनी है। m बराबर h डैश बट्टे h बराबर u बट्टे v, इससे ज्ञात कर लेंगे। h डैश तो ज्ञात करना है, बट्टे h दे रखा था 4, u का मान भी 30 और v का मान भी 30, तो ये तो दोनों ऐसे हो गए। तो अब इसको आप वज्र गुणा करके निकालेंगे तो h डैश का मान कितना आएगा, h डैश का मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो वस्तु की बिंब की लंबाई भी 4 थी और प्रतिबिंब की लंबाई भी 4 है। क्यों? क्योंकि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों की साइज क्या होती है, बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसके दो आंसर हैं। पहला v का मान -30, फिर h का मान है ये भी -4 में आएगा। और आपको क्या लिखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखिए क्या है। किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण में वस्तु की निम्नलिखित स्थितियों के लिए छवि की प्रकृति और स्थिति दर्शाइए। अवतल दर्पण है और वस्तु रखी है C और F के बीच। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कितनी कंडीशन में, 5 कंडीशन में। वस्तु C और F के बीच रखी हुई है। हल्के से यही समझ लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका C मान लेते हैं, ये इसका F मान लेते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, C और F के बीच, तो ये C और ये F यहाँ वस्तु रख दी। एक इस प्रकार से निकालिए और F से गुजारिए और दूसरी यहाँ से गुजारिए, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से। दोनों जहाँ मिल जाती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि C पर रखते हैं तो बराबर बनता है, फिर C और F के बीच में रखी है तो C से परे बनेगा। तो C और F के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, C से परे बनेगा। अच्छा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि C पर बराबर बनेगा और C के बाद में जहाँ कहीं भी आप वस्तु को रखोगे क्या बनता जाएगा, धीरे धीरे प्रतिबिंब इस प्रकार से बड़ा बनता जाएगा। F और P के बीच में रखा है तो वो तो आभासी बनेगा, उसके पीछे बन जाएगा। F और P के है ना, ये जैसे F है और ये इसका P ध्रुव है, यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इसके पीछे। और जो पीछे होता है वो आभासी होता है, जो आभासी है वो क्या होगा, सीधा होगा। दूसरे में आप याद रखेंगे, F और P के बीच में रखेंगे तो आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। पहली कंडीशन में सामने बनेगा, C से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये जो मिड लाइन है, इस लाइन से जब नीचे बनता है ना प्रतिबिंब, तो सारे ऐसे प्रतिबिंबों को हम उल्टा कहते हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिए, H2 और Cl2 अणु में सहसंयोजक बंधन कैसे होता है। H2 दो हाइड्रोजन है, तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको शो कर दी, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इस वाला ले लेगा। ठीक उसी प्रकार से ये इसका ले लेगा, ये लीजिए, ये H2 का हो गया। उसी प्रकार से Cl2 का बनाइए। Cl2 का कैसे बनाएंगे, Cl2 यानी क्लोरीन, Cl2 लगते ही क्लोरीन गैस बन गई। तो क्लोरीन तो परमाणु क्रमांक 17 पर आती है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे क्लोरीन के, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। इस प्रकार से एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 3, 2 5, 2 7। ऐसे ये क्लोरीन, इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लेगा। अब इस क्लोरीन के पास 8 हो गए, इसी प्रकार से इस क्लोरीन के पास भी ये 8 हो गए। ये आपको दर्शाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट सवाल देखिए, कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक कैसे बनाता है, यानी कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, इसकी विशेषता बताइए। उसकी विशेषता क्या है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए वो लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन की जो संयोजकता है वो चतुसंयोजकता है, यानी प्लस के 4 और माइनस के 4, चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यह धातु है, इसके अनेक प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि कार्बन अधिक यौगिक क्यों बनाता है। एक तो ये कि उसकी संयोजकता चतुष होती है,
सभी प्रकार के यौगिकों के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है और प्रकृति में आसानी से मिल जाता है। दोनों ही प्रश्न का यही आंसर है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप मिलान कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।